चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वह है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। समझ जाइए, आज का जो आपका क्लास होगा यह रामबाण का काम करेगा। और आज के क्लास में जो मुख्य 2022 में जो एग्जाम में आने वाले मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैं लगभग उसकी चर्चा कर दिया हूं। आज हम लोग प्रोज पार्ट के पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को देख रहे हैं, जिस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को हम हिंदी में भारतीय सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे मन में होगा कि सर यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति नहीं समझे। याद रखिएगा, यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति बिल्कुल समझने की चीज नहीं है, एक खुद समझ में आ जाता है। समझिए ना, भारत की जहां सभ्यता की बात हो, भारत की जहां संस्कृति की बात हो, तो जहां भारत की सभ्यता की बात करेंगे, भारत की संस्कृति की बात करेंगे, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आ जाएगा कि भारत में होने वाली यह सभ्यता, यह सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन है क्या? सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यह सभ्यता ही वह चीज है, यह संचालन का वह तरीका है जो मानव को कर्तव्य की राह पर चलना सिखाता है। यह आपको कर्तव्य की राह पर चलना सिखाएगा कि हमें किस राह पर चलना है। तो सभ्यता ही हमें अपने ड्यूटी को सिखाता है। अब आपके मन में होगा कि सर ड्यूटी तो सब कोई करते हैं, तो यह ड्यूटी का मतलब क्या हुआ? यहां ड्यूटी का मतलब सबसे पहले जान लीजिए कि सभ्यता है क्या। देखिए, जीवन में आप सुनते हैं लॉ, कानून एंड रूल, नियम और कानून। तो कभी भी यह नियम और कानून जो होता है, याद रखिएगा, एक सेल्फ इम्पोज्ड होता है और एक सोशल इम्पोज्ड होता है। पहले इस चीज को जान लीजिए। ऐसा नहीं कि जो चैप्टर है उसको नहीं समझे और किसी एक पॉइंट को समझ लिए अब फिर सोचे कि सर दिक्कत है। दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि आपने कभी इसको सही ढंग से समझा ही नहीं। समझिए, आप बुक भी पढ़ेंगे, बुक आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये लिटरेचर का पार्ट है। और अभी सिर्फ मैं 2022 के बच्चों के लिए दिया हूं, अभी वर्तमान में 12th के बच्चों के लिए दिया हूं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। समझिए, भारत की सभ्यता और संस्कृति, तो सभ्यता क्या है? जो हमें कर्तव्य पर चलना सिखाता है, कर्तव्य की राह पर चलना सिखाता है। तो कर्तव्य की राह दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ इम्पोज्ड, सोशल इम्पोज्ड। सेल्फ इम्पोज्ड का मतलब है जो डिसिप्लिन है पहले अपने ऊपर लागू करना, और हम अपने ऊपर उसी डिसिप्लिन को लागू करते हैं जो हम अपने समाज में देखते हैं, जो हम अपने परिवार में बड़ों के प्रति देखते हैं। तो यहां जो मुख्य रूप से चर्चा हो रही है, आप स्पष्ट देख रहे हैं कि यहां इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की चर्चा हो रही है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सबसे पहले जानिए कि यह है क्या। इट इज एन एस्से, यह एक लेख है। यह क्या है? लेख है। और यह लेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ध्यान से देखिए, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, जिनका पूरा नाम आपको मालूम होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। और शॉर्ट फॉर्म में तो आप इनको क्या कहते हैं वो भी आपको मालूम ही है, गांधी जी। यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर
अपने आप में एस्से है। यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया है, अर्थात महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब जिसके द्वारा इसकी चर्चा की गई है, इसको लिखा गया है, पहले आइए हम उनका थोड़ा सा परिचय ले लें। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म का समय जान लीजिए कि उनका जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था याद रखिएगा, अब ये नहीं सोचिए बाद में देख लेंगे, अब भी याद कर लो। इसमें महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था याद रखिएगा, पोरबंदर। ये पोरबंदर स्थल कहाँ है याद रखना, गुजरात राज्य में, जहां के नरेंद्र मोदी है, जहां के अमित शाह हैं। ये गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 1869 को हुआ। इनके पिताजी का नाम जान लो, करमचंद गांधी। इनकी मां का भी नाम जान लो, पुतलीबाई। इनकी पत्नी का भी नाम तुम जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो जान लो, कस्तूरबा गांधी। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। डैट मीन्स ये महात्मा गांधी का शरीर, पार्थिव शरीर 78 साल के लिए इस मिट्टी पर रहा, फॉर 28 ईयर्स। अब ये भी जानो महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई। ऐसे तुम तो सुने होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। ही वॉज शॉट डीड बाई नाथूराम गोडसे बाय रिवॉल्वर। उनकी मृत्यु नाथूराम गोड्स के द्वारा गोली मारकर हुई, जो कि रिवॉल्वर से गोली मारा गया। कहां हुआ, ड्यूरिंग गोइंग टू बिरला टेम्पल। कहां पर, दिल्ली में। क्या करने जा रहे थे, प्रार्थना करने। अर्थात जब महात्मा गांधी बिरला मंदिर में दिल्ली प्रार्थना करने जा रहे थे, उसी समय उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। किनके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा। कब किया गया, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। एक बार फिर सुन लो, कौन सा चैप्टर है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किसके द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी के द्वारा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एस्से है। एस्से का मतलब लेख है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म का समय 2 अक्टूबर 1869। बर्थ प्लेस पोरबंदर इन गुजरात। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। मृत्यु 30 जनवरी 1948। दो चीज को आप बिल्कुल मार्का करके चलेंगे। एक, सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दूसरा यह है क्या, तो एस्से है। किसके द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी के द्वारा। जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869। मृत्यु कब हुई, 30 जनवरी 1948। कितने दिन के लिए ठहरे, 78 साल के लिए। इतना आपका मुख्य VVI पॉइंट हुआ। ये सब तो आपका नॉर्मल ज्ञान दे दिए मैंने। अब एक चीज जान लो कि महात्मा गांधी को कौन कौन से शब्द की उपाधि थी। महात्मा गांधी वाज नेशन फादर। आपको मालूम होगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता था। महात्मा गांधी वाज बापू। बहुत लोग उन्हें राष्ट्रपिता कहते थे, बहुत लोग उन्हें बापू कहकर पुकारते थे। क्या कहकर, बापू कहकर। महात्मा गांधी वाज स्पिरिचुअल लीडर। महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक नेता थे। ध्यान से सुनिए, स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल लीडर उन्हें कहा जाता है जो मोरालिटी को फॉलो करते हैं, जो नैतिकता को फॉलो करते हैं, जो
ईश्वर में विश्वास करते हैं, बिलीफ इन गॉड जिनको हो, जिनको अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा हो, जो सत्यवादी हो, जो ईमानदार हो, जो अपने आत्मा की जगह पर किसी की आत्मा को रख कर देखता हो। अब अपने आत्मा के जगह पर किसी के आत्मा को देखने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि हम किसी गरीब बच्चा को कष्ट में देख रहे हैं और वहां खड़ा है और हम मस्ती में हैं, इसका मतलब उसकी आत्मा की दर्द मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन अगर हम समझे कि अरे वाह वो कितनी कष्ट में है, अगर मैं भी होता तो उतना ही कष्ट होता, चलो उसे सुधारा जाए, तो यही कहा जाता है, वैसे लोगों को आध्यात्मिक नेता कहा जाता है। ऐसे भी जान लीजिए पुराने जमाने में, अर्थात जिस जमाने के गांधी जी थे, जिस जमाने के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिस जमाने के डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिस जमाने के सुभाष चंद्र बोस थे, उस जमाने के लोग जो नेता हुआ करते थे उन्हें नेता बनाया जाता था, जिनके अंदर नेतृत्व करने की भावना थी, जिनके अंदर त्याग करने की भावना थी, जिनके अंदर अपने आप को बलिदान करने की भावना थी, जिनको गृह मोह नहीं था, घर से कुछ लेना देना नहीं था, वैसे लोगों को उस समय नेतृत्व करने का अधिकार मिलता था, उन्हें ही नेता समझा था। आज के ऐसे नेता लोगों के बारे में तो मैं विशेष कुछ नहीं कहूंगा, ये आप खुद समझदार हैं। छोड़िए उन बातों को, ये याद रखिए महात्मा गांधी आपके नेशन फादर थे। महात्मा गांधी को लोग बापू के नाम से जानता था। महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर थे। महात्मा गांधी वाज अ पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी राजनीतिज्ञ भी थे, राज की नीति जानने वाले, कैसे इस राज्य को चलाना है, कैसे राज्य की जनता की देखभाल करनी है, कैसे लोगों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना है। तो महात्मा गांधी वाज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन, ऑल्सो अ स्पिरिचुअल लीडर, ऑल्सो अ बापू, ऑल्सो अ नेशन फादर। महात्मा गांधी, अब एक चीज याद रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वे स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे कि पॉलिटिशियन ज्यादा थे। याद रखिएगा, महात्मा गांधी पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे। महात्मा गांधी पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे। महात्मा गांधी ने जिस भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनाने को आपके लिए कहा, वह इसलिए कहा क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति या महात्मा गांधी के अंदर यह भावना थी कि एक दूसरे के प्रति ज्यादा से ज्यादा गहरा प्रेम दिखाएं, दोस्ती दिखाएं, घनिष्ठता दिखाएं, ऐसी महात्मा गांधी की सोच थी। उनका मुख्य अधिकार हथियार, हिज चीफ वेपन वाज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ का मतलब सत्यता, ट्रूथ का मतलब सत्यता, नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा। उनका मुख्य हथियार यही दोनों चीज था, एक सत्यता थी और एक अहिंसा थी, एक सत्यता थी और एक अहिंसा थी। बोलिए समझे कि नहीं समझे? ये जो पॉइंट है ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। यहां भी आपने समझा। अब सुनिए, यहां जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की जो चर्चा की जा रही है, थोड़ा सा आप पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को ऑब्जेक्टिव के ख्याल से देखिए। सबसे पहले याद रखिएगा, मान लीजिए अभी आप लाइव देख रहे हैं, बाद में आप फिर इसको वीडियो चलाकर देख लीजिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आज यहां नहीं है, उनका शरीर नहीं है, उनकी आत्मा है, उनकी हृदय है, उनकी विचार आज जीवित है। तो महात्मा गांधी जिस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले अब एक चीज आपको यहां याद करना है, ध्यान से सुनिए। क्या वे जिस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को यहां कंपेयर कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात जान लीजिए, वे वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर से कर रहे हैं। वे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो कंपेयर है, वे वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर से कर रहे हैं। एक लफ्ज में जान जाइए कि ये जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, इसे एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर कहा जाता है। एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर,
इसे ही, जिसे आप एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ईस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर। समझ लीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर भी कहा जाता है, और इसी एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर को ईस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर कहा जाता है। बहुत लोग इसे ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर भी कहते हैं, राइट। दूसरा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति, जिसे हम यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसी को हम कहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर। समझ लीजिए, दो संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति है, मुख्य रूप से दो के बीच कंपेयर है। यहां पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वर्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर, या वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर को ही मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर कहते हैं। इस मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर को हम यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कहते हैं। आज ये चीज समझने की चीज है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति और सभ्यता है वह आज की नहीं है, नया नहीं है। हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता जिस समय इस विश्व के ब्रह्मांड में जब मानव जाति का निर्माण हुआ, और उस समय जो भारत था, और उस समय जो हमारे पूर्वज थे, और वे जो पूर्वज लोग थे, उन लोगों ने जिस सभ्यता और जिस संस्कृति को अपनाया, आज भी हमारी वही सभ्यता और संस्कृति हमारे पास बरकरार है। आज भी जिस संस्कृति और सभ्यता को हमारे पूर्वजों ने अपनाया, वो सभ्यता और संस्कृति आज भी हमारे पास विद्यमान है। अब बहुत सारे विदेशी लोग, पश्चिमी देश वाले लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को बदलते गए, परिवर्तित करते गए। ध्यान से सुन लीजिए। और जिन जिन देश ने अपनी संस्कृति और सभ्यता में परिवर्तन किया, उनकी नई संस्कृति और सभ्यता भी किसी काम का न रहा, और न उनका पुराना बचा, न उनका नया रहा न पुराना बचा। हिंदुस्तान के हमारे पूर्वज लोग, हमारे का मतलब हम सबों के, आप सबों के, पूरे हिंदुस्तानी के पूर्वज लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को कभी नहीं बदले, कभी नहीं। अब इस पर हुआ क्या, कुछ विदेशी लोग, कुछ यूरोपियन लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर दोषारोपण लगाने लगे। उनका मानना था, विदेशी का कहना था, उकसाना था कि भारत के लोग इतने अज्ञानी हैं, इतने हठी हैं, इतने अनभिज्ञ हैं कि वे लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं बदल सकते। तो गांधी जी का मानना था कि आप लोगों के, आप जैसे पश्चिमी देशों के लोगों के कहने पर मैं अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं बदल सकता। जिस संस्कृति और सभ्यता के बीज को, जिस संस्कृति और सभ्यता को हमारे पूर्वजों ने यहां नींव बनाया है, मेरा फाउंडेशन बनाया है, कारण कि जिन जिन लोगों ने अपनी संस्कृति और सभ्यता को बदलकर नई संस्कृति और सभ्यता को अपनाया, उनका दोनों गया, न पुराना रहा न नया रहा। और हम जिस संस्कृति और सभ्यता पर हैं, मेरी संस्कृति और सभ्यता मेरे लिए, अर्थात हमारी संस्कृति और सभ्यता हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए शीट एंकर है। वह क्या है? ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इट इज शीट एंकर। कहोगे व्हाट इज शीट एंकर? यह सुरक्षा कवच कहलाता है। कौन? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हमारे पूर्वजों के बारे में ऐसा विचार था कि हमारे पूर्वज लोग ग्रामीण जीवन को, गृहस्थ जीवन को, सच्चे गृहस्थ जीवन को पसंद करते थे। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल। आवर एंसेस्टर्स
ऑलवेज लाइक्ड स्पिरिचुअल पावर, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति थी वह आध्यात्मिक शक्ति की पूजा किया, स्पिरिचुअल पावर की, ज्ञान की, ऊंचे विचार की, कर्तव्य निष्ठता की, आदर्शता की, इसकी पूजा किया। आप आगे चलकर एक चैप्टर पढ़ेंगे पियर्ल एस बक का इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, जिसमें एक विदेशी आकर हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता को गौरवान्वित कर दे रही है। अब आप सोचेंगे गौरवान्वित क्या है, मतलब ये भारत को अनुपम सुंदरता देने का काम कर रही है। तो इसी पर एक सवाल भी है, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट डैश डैश डैश। तो ग्लोरी का मतलब गौरवता, ग्लोरी का मतलब अनुपम सुंदरता। तो भारत की गौरवता यह है कि यह अडिग है। तो क्या अडिग है, मतलब भारत की संस्कृति और सभ्यता अडिग है। अडिग का मतलब जो हटने वाला नहीं है, जो हिलने डुलने वाला नहीं है, जो बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है, वह अपने जगह पर ज्यों का त्यों रहेगा। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से सुनिए। तो भारत की संस्कृति और सभ्यता अडिग है, और ध्यान से सुनिए, भारत की संस्कृति और सभ्यता को ईश्वर में आस्था है। भारत की संस्कृति और सभ्यता अध्यात्म की पूजा करता है, क्योंकि गांधी जी का एक वक्तव्य था, एक विचार था, एक सोच था, जो प्रत्येक व्यक्ति जब उस चीज को सोचे तो वही अर्थ सबके मन में होगा। उन्होंने कहा था, गांधी जी ने क्या कहा था? माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज अ restless bird, the more it gets the more it wants and still remains unsatisfied। ये मस्तिष्क जो है ना, यह बेचैन चिड़िया है, यह जितना ही अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है, यह जितना ही अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है, फिर भी असंतुष्ट रह जाता है। तो इसलिए हैप्पीनेस इज अ लार्जली मेंटल कंडीशन। खुशी क्या है? एक आपकी मानसिक संतुलन है। आपने पढ़ा होगा श्लोक में, संतोषम परम सुखम। जब आप कहीं संतोष कर ले रहे हैं, संतुष्ट हैं अपने जो कुछ भी आपको दिया हुआ है, अगर वो आप उतना ही में संतुष्ट हैं, यही आपकी सबसे बड़ी सुख है। इसलिए मेरी बात मानो, सीधी सी बात कहो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कहने का मतलब, तुम ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम मत कुछ कमाओ, तुम मत कुछ करो। गांधी जी ये नहीं कहते थे तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठो, लेकिन गांधी जी के इशारा यह है कि हमारे जो पूर्वज थे, ऐसी बात नहीं थी कि वे मशीनों की खोज करना नहीं जानते थे। आपने सुना होगा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ, तो इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुआ, उद्योग की क्रांति हुई, तो क्या इंडिया सक्षम नहीं था? आप सोचते हैं हमारे पूर्वज बुड़बक थे, हमारे पूर्वज धोती कुर्ता में रह गए, हमारे पूर्वज साधारण वेशभूषा में रह गए। कारण था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाज एंड इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। साधारण जीवन और उच्च विचार यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आधार थी और है और रहेगी भी। तो कहने का मतलब है कि उसी पर है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता आध्यात्मिक ज्ञान की पूजा करती है। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये जानते हैं किसकी पूजा करता है? मेटेरियलिज्म की। मेटेरियलिज्म जानते हैं? द्रव्य की। द्रव्य जानते हैं, जिसमें पैसा आप कह सकते हैं, जिसमें सुख सुविधा कह सकते हैं। यह सुख सुविधा की पूजा करने वाला वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। अब देखिए ना, यहां बताया जा रहा है कि मशीनरी मतलब मशीन, कल पुर्जे, मेक्स अस डैश। ध्यान दीजिए, मशीनरी मतलब मशीन, कल पुर्जे, मेक्स अस डैश। मशीनरी हमें क्या बना देते हैं? स्लेव बना देते हैं। स्लेव जानते हैं, हमें गुलाम बना देता है। एंड और वी लॉस मोरालिटी, और हम नैतिकता को खो बैठते हैं, हम नैतिकता को खो बैठते हैं। और यह किसका देन है? याद रखिएगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर का देन है। आज देखिए ना, हम लोग इतने आरामदेह जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम लोग
अपने शरीर को मशीन की तरह बना लिए हैं और इतने सारे मशीन हम लोग के पास आ गए हैं कि वो मशीन का हम गुलाम हो गए हैं, उसको मेंटेन करने में, उसको खरीदने के लिए पैसा कमाने में अब हम लोग की चैन खत्म हो चुकी है। तो भले हमें लग रहा है कि हम सुख कर रहे हैं, लेकिन जो रियल आध्यात्मिक सुख है, मानसिक सुख है, आत्मिक सुख है, शारीरिक सुख है, हम उसे खोते जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, मशीनरी मेक्स अस स्लेव एंड वी लॉस मोरालिटी। मशीन हमें गुलाम बना देता है और हम अपने चरित्र को, अपनी नैतिकता को खो बैठते हैं। गांधी जी, कौन गांधी जी? मोहनदास करमचंद गांधी डोमिनेटेड, योगदान दिए किसको? इंडियन पॉलिटिक्स को, भारतीय राजनीति को। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में योगदान दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1915 टू 1948 गांधी जी ने भारतीय राजनीति में 1915 से लेकर 1948 तक योगदान दिए। अर्थात 1915 से वे अपनी इस स्वतंत्रता आंदोलन को, इस देश की रक्षा के लिए अपने त्याग को शुरू किए, जो कि 1948 समझ रहे हैं ना, जिस दिन उनको मारा गया उस दिन तक उन्होंने भारतीय राजनीति को अपना योगदान दिया। यहां सुनिए, इसको मैंने दोहरा रहा हूं जो पहले भी मैं बताया था। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल। भारत की गौरवता, ग्लोरी समझते हैं ना, गौरवता, इसी को हम सुंदरता भी कह सकते हैं, गर्वता भी कह सकते हैं। भारत की गौरवता यह है कि, दैट माने यहां होगा यह की, लेकिन इसमें इज लगा है, तो भारत की गौरवता यह है कि इट रिमेन्स इमूवेबल, यह अडिग है। अडिग समझते हैं ना, जिसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता हो, जिसको हटाया नहीं जा सकता हो, जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता हो। तो भारत की गौरवता यह है कि यह अडिग है। अब यह गौरवता क्या है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यहाँ की क्या है? इज परमानेंट, इज परमानेंट। समझा रहे हैं, भारत की सभ्यता और संस्कृति अस्थाई है, अडिग है। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917। अब सोचिएगा सर यहाँ वेंट क्यों लगा रहे हैं? तो चूंकि ये मैं सिर्फ मोतिहारी के बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूं, ये बात समझिए, गांधी जी ये इंडिया के स्तर पर मैं बात कर रहा हूं, चंपारण गए, चूंकि वे गुजरात से गए। और लिखने वाले कौन थे? लिखने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। तो वे अपने आप को कह रहे हैं कि हम कहां गए? चंपारण गए। कब गए? 1917 में गए। वे यहां 1917 में चंपारण में आए थे। फैरास वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। पूछेगा कि फैरास कहां के शासक था, तो आप कहिएगा एंशिएंट इजिप्ट का शासक था। इजिप्ट याद रखिएगा। आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स माने पूर्वज, एंसेस्टर्स माने पूर्वज। एंसेस्टर्स को फोर फादर्स भी कहा जाता है, पूर्वज को फोर फादर्स। आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज। आज आपके पास जब पैसा हो जा रहा है, धन हो जा रहा है, थोड़ी सुख सुविधा हो जा रही है, तो आप कहां जाकर संतुष्टि अनुभव कर रहे हैं? आप ख्वाहिश देखते हैं कि बड़ी बड़ी महानगरों में जाएं, सिटी में जाएं, लेकिन हमारे पूर्वज संतुष्ट थे कहां? गांवों से। गांवों से। कैसे गांवों से? छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे, क्योंकि वे सोचते थे हम गांव में रहेंगे, खेती करेंगे, अपने खेत से धान, गेहूं, दाल सब उपजाएंगे, फल फूल उपजाएंगे और उसी को खाकर साधारण जीवन जिएंगे, हमें बहुत पैसा नहीं चाहिए। यूरोपियन सिविलाइजेशन मीन्स, देखिए आज ये बात सच है कि अगर आज वर्तमान में देखा जाए तो हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता में परिवर्तन हो रहा है, तो यूरोपियन सभ्यता यहां आ गया है। तो यूरोपियन सभ्यता जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखिए हम लोगों की पुरानी सभ्यता और संस्कृति लुप्त होती जा रही है कि नहीं लुप्त होती जा रही है। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन मीन्स रूइन फॉर इंडिया। यूरोपियन सभ्यता का मतलब यहां याद रखिएगा, भारत के लिए बर्बादी है। जिस दिन यूरोपियन सभ्यता पूरा हो गया, समझ जाइए आपकी संस्कृति और सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज लोग, व्यूड, उन लोगों ने ऐसा विचार दिया, लार्ज सिटीज
एज स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंसेज। हमारे पूर्वजों ने बड़ी बड़ी महानगरों को जाल के फंदे और बेकार के बोझ के रूप में विचार दिया है। हमारे पूर्वजों ने बड़ी बड़ी महानगरों को जाल के फंदे और बेकार के बोझ के रूप में अपना विचार दिया है। मैं पहले ही बता चुका हूं, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल। हमारे पूर्वजों ने सच्चे गृहस्थ जीवन का आनंद प्राप्त किया। इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, भारत की सभ्यता और संस्कृति को कभी दबाया नहीं जा सकता है, न कभी दबाया जाता है, और याद रखिएगा न कभी दबाया जाएगा। तो बस इसी ऑब्जेक्टिव को देखिएगा। आज आपका लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। कल हम इसका एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। धन्यवाद।